अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सबा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया चैप्टर को हमने कवर कर लिया। उसमें हमने कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया, ट्रांसडक्शन के बारे में डिस्कस किया एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ सेल साइकिल। बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उन सब की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ट्राई हुई है। क्लियर? जितने भी बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुई है। ओके, जैसे कि ह्यूमन में एक सिंगल सेल क्या है बच्चे? जाइगोट। ह्यूमन में एक सिंगल सेल क्या है? जाइगोट। जाइगोट ही फर्दर ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? सो क्या 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह नेक्स्ट ये फर्दर ग्रो करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सेल्स बन जाएंगे और एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाएगा। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुई है। क्लियर? स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अगर ये सेल चाह रहा है कि इसने इस तरह 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है तो इसको सबसे पहले खुद को रेडी करना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि ये सेल इस तरह 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। बच्चे, एक सेल अगर चाह रहा है कि उसने डिवाइड होना 2 डॉटर सेल्स में तो उसको सबसे पहले खुद को रेडी करना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सेल क्या करेगा? सबसे पहले वो अपना सेल का साइज इंक्रीज करेगा। क्लियर? सबसे पहले क्या करेगा? अपना साइज इंक्रीज करेगा। बाद में जो इसके अंदर डीएनए है, जो जीनोम है, उसको भी डबल करेगा। नेक्स्ट, जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है बच्चे, उसको भी डबल करेगा। तभी पॉसिबल है कि वो इस तरह 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। क्लियर? सबसे पहले बच्चे क्या करेगा? अपना साइज इंक्रीज करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, डीएनए को डबल करेगा। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है उसको भी डबल करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको भी डबल करेगा, तभी पॉसिबल है कि वो इस तरह 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट बच्चे, ये जो डॉटर सेल्स है ये दोबारा से ये सेल को साइकिल को कंटिन्यू करेंगे तो हम इसको कहेंगे ये है सेल साइकिल। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चे, एक अगर सेल चाह रहा है कि उसने इस तरह 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है तो उसको सबसे पहले खुद को रेडी करना पड़ेगा। तो कैसे खुद को प्रिपेयर करेगा? अपना साइज इंक्रीज करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, इसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको डबल करेगा, तभी पॉसिबल है कि वो इस तरह 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। ओके, नेक्स्ट, ये जो डॉटर सेल्स है दोबारा से ये साइकिल को एक सीक्वेंस के साथ रिपीट करेंगे तो हम इसको कहेंगे ये है सेल साइकिल। क्लियर? डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा, अपना जो जीनोम, बच्चे जीनोम इम्प्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो यहाँ पे जो जीनोम है वो डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अपना जो डीएनए है उसको भी डबल करेगा, उसको भी मल्टीप्लाई करेगा, उसकी रेप्लिकेशन करेगा और इसके अलावा जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है उसको भी डबल करेगा और इवेंचुअली वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर?
बच्चे ड्यूरिंग सेल साइकिल कुछ चेंजेस अकर होती हैं, ड्यूरिंग सेल साइकिल कुछ चेंजेस अकर होती हैं। हमने उस चेंजिंग को अपने आसानी के लिए 2 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया। बच्चे जब सेल साइकिल होता है तो उस दौरान कुछ चेंज होता है, तो हमने उस चेंज को अपनी आसानी के लिए 2 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। बच्चे इंटरफेज में क्या होता है कि जो सेल है उसने सबसे पहले खुद को रेडी करना होगा। एक सेल है, ये एक पेरेंट सेल है, इसने स्टार 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है, तो इसने सबसे पहले खुद को रेडी करना है, खुद को प्रिपेयर करना है। तो इंटरफेज में क्या होता है, सेल अपना साइज इंक्रीज करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, साइटोप्लाज्म जो कंटेंट है उसको भी डबल करता है, ताकि एम फेज में जाकर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। बच्चे कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो, हमेशा जो सेल है उसने 2 डॉटर सेल्स में ही डिवाइड होना है। क्लियर? सो इस तरह कितने फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं, वन इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। बच्चे पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जो इंटरफेज है ये एक रेस्टिंग फेज है, लेकिन आपकी जो स्टडी है उसने ये प्रूव किया है कि जो इंटरफेज है वो मोस्ट एक्टिव फेज है, क्योंकि इधर सेल ने खुद को प्रिपेयर करना होता है ताकि वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। सो इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड preparatory phase. So interphase is also called preparatory phase. Clear students? Next इसके further 3 phases है, G1 phase, S phase and G2 phase. M phase बच्चे, M mean mitotic. So बच्चे M phase is also called dividing phase, जिसमें सेल ने खुद को डिवाइड करना होता है। सो फर्दर इसकी 2 टाइप्स है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बच्चे कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो, और साइटोकाइनेसिस में इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो। क्लियर? सो कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। क्लियर? आज हम इंटरफेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे इंटरफेज में सेल क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करता है, खुद को रेडी करता है ताकि एम फेज में जाके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन सेल है जिसको हमने आर्टिफिशियल मीडियम मतलब कि उसको हमने कल्चर करवाया। बच्चे जब हमने उसको ग्रो करवाया तो उसके जो डिवाइडिंग फेज है, जो डिवाइडिंग पीरियड है उसका, वो 24 आवर्स होगा। ओके, एक ह्यूमन सेल है, उसको बच्चे कल्चर करवाया, आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करवाया। सो उसका जो डिवाइडिंग पीरियड है वो क्या होगा, 24 आवर्स। क्लियर? यहाँ पे एक सेल साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चे यहाँ से यहाँ तक ये होगा एम फेज, ये होगा एस फेज। बच्चे एम फेज में क्या होता है कि सेल डिवाइड होता है, एम फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, और एस फेज में क्या होता है, सेल रेप्लिकेट करता है अपना डीएनए। सो एस फेज में क्या होती है, रेप्लिकेशन, इस पे जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, और एम फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। एम फेज और एस फेज के दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है, हम उसको कहेंगे ये है G1 फेज। क्या कहेंगे उसको, G1 फेज। ओके, एंड एस फेज और एम फेज के दरमियान बच्चे जो गैप है हम उसको कहेंगे ये है G2 फेज। क्लियर? एम फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए डबल होता है, जीनोम रेप्लिकेट करता है, और एम फेज और एस फेज के दरमियान जो फासला होगा, जो गैप होगा, उसको कहेंगे G1 गैप, G1 फेज, एंड एस फेज और एम फेज के दरमियान बच्चे जो गैप है उसको कहेंगे G2 फेज। क्लियर? बच्चे G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज इज आल्सो कॉल्ड इंटरफेज। सो इंटरफेज में सेल क्या करते हैं, खुद को
प्रिपेयर करता है, खुद को रेडी करता है। स्टूडेंट जो सेल डिवाइड होने का टाइम है, सेल का जो डिवाइड होने का टाइम है वो ओनली 30 मिनट्स है। कितने हैं? 30 मिनट्स। बकाया जो टाइम है, जो इसका रिमेनिंग टाइम है, वो सेल खुद को प्रिपेयर करने में लगाएगा। सो 30 मिनट्स में सेल खुद को डिवाइड करेगा और 23.5 मिनट्स में खुद को प्रिपेयर करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये एक एम फेज है। ठीक है, एम फेज है बच्चे। एम फेज में क्या होता है कि सेल जो है खुद को डिवाइड करता है, इस तरह 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। जो एक डॉटर सेल्स है वो दोबारा से साइकिल को रन करेगी। सो यहाँ पे ये डॉटर सेल्स दोबारा से साइकिल को रन करेगी। सो ये सबसे पहले कौन सा फेज होगा? G1 फेज। बच्चे G1 फेज में क्या होगा कि जो सेल है वो सबसे पहले अपना जो साइज है उसको इंक्रीज करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? अपना जो साइज है उसको इंक्रीज करेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो रेट है वो हाई होगा। प्रोटीन सिंथेसिस होगी बच्चे। इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अरेंज होंगे, वो अकामुलेट होंगे, ताकि स्टूडेंट्स वो एस फेज में जाकर रेप्लिकेट कर सके। एस फेज में क्या होगा? रेप्लिकेशन होगी। डीएनए रेप्लिकेट करेगा। क्लियर? सो ये कौन सा फेज है? एस फेज। नेक्स्ट G2 फेज में एनर्जी स्टोर होगी। सेल डिवाइडिंग के लिए खुद को रेडी करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस होगी और फाइनली एम फेज में जाके सेल खुद को डिवाइड कर देगा। सो एम फेज में क्या होगा? कंडेंसेशन होगी। क्या होगा? कंडेंसेशन होगी। न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोमल फॉर्मेशन होगी। क्रोमोसोमल फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा बच्चे जो ये न्यूक्लियर इनवेलप है वो टूट जाएगा और फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चे समटाइम्स क्या होता है कि ये जो डॉटर सेल्स है वो इस तरह G0 फेज में भी जा सकती है। G0 फेज में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स जो सेल होता है वो तो ना ग्रो करता है ना रेप्लिकेट करता है, लेकिन हाँ वो लिविंग होता है। ठीक है, सेल लिविंग होता है, ना तो वो रेप्लिकेट करता है उसको, ना अपना सेल का साइज इंक्रीज करता है। सो G0 फेज इज आल्सो कॉल्ड क्वाइसेंट फेज। क्लियर? अब ये सेल पे डिपेंड है कि वो G0 फेज में हफ्ते, महीने या साल तक भी रह सकता है। जब उसका मूड हो कि उसने दोबारा डिवाइड होना है तो वो दोबारा से G1 फेज में जाएगा और दोबारा से इस साइकिल को रन करेगा। इस तरह 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, G1 फेज में सेल कितनी देर तक रहेगा? 9 आवर्स तक। इसको कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, मतलब कि ऐसा फेज जो एम फेज के बाद में हो। ऐसा फेज जो एम फेज के बाद में हो हम उसको कहेंगे पोस्ट माइटोटिक फेज। इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, डीएनए बेस यूनिट्स अकोमुलेटिंग, मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, वो अकोमुलेट होते हैं, ताकि बच्चे एस फेज में जाकर खुद की रेप्लिकेशन कर सके। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बच्चे, एस फेज में सेल 10 आवर्स तक रहेगा। एस फेज इज आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी। ओके। नेक्स्ट G2 फेज में सेल जो है 430 आवर्स तक रहेगा। इसको कहते हैं प्री माइटोटिक फेज। प्री मीन ऐसा फेज जो कि एम फेज से पहले हो, उसको कहेंगे प्री
माइटोटिक फेज, इसमें क्या होता है कि माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेंगे, एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर मतलब बच्चे जब ये जो क्रोमोसोम्स है इसको आपस में अलग करना होगा तो उस दौरान एनर्जी चाहिए। ये क्रोमोसोम्स है, जब हमने इसको सेपरेट करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। सो G2 फेज में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन, सेल खुद को रेडी करता है ताकि M फेज में जाकर डिवाइड हो सके। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।